स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और जुड़कर इस सूचना को आप देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ क्या है और उसके संदर्भ में ढेर सारी जानकारी। रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसे आप कहते हैं, तो बच्चों में बहुत उसको लेकर कई बार जानकारी की इच्छा होती है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वालिफिकेशन है, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, तमाम सारी चीज़ों को कैसे पहली बार में या कम से कम समय में कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं हम। तो इसलिए इनसे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप लोग इसको देखिए और इससे लाभ लीजिए। जैसे अगर आप चलिए देखिए कि इसमें एक एक करके बात करेंगे। ये पद यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का है, रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का है। अगर आप इसमें एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की बात देखेंगे तो एज लिमिट वही है, बहुत अलग नहीं है। जैसे आप पीसीएस में देखते हैं कि 21 से लेकर 40 वर्ष, पीसीएस में जैसे है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच, तो सामान्य कैटेगरी में यही है। यहाँ उसके अलावा एससी एसटी ओबीसी में 5 वर्ष की अधिक से छूट, मतलब इसके अतिरिक्त, और दिव्यांगजन जो भी हैं उनके लिए 15 वर्ष की छूट दी जाती है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि जैसे आप पीसीएस में देखते हैं कम से कम वही चीजें यहाँ भी आपको नजर आएंगी। आप अगर इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की तो स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, आरओ के संदर्भ में जब हम रिव्यू ऑफिसर की बात करते हैं आरओ, तो उसके लिए स्नातक अनिवार्य है। रिव्यू ऑफिसर के लिए इसके अलावा जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हैं एआरओ के लिए, उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ ध्यान दीजिएगा ओ लेवल सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष, ओ लेवल सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष जो भी डिग्री है वो मान्य होती है। और इसमें 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हिंदी में आवश्यक है। किसमें? हिंदी में आवश्यक है, हिंदी में। और कहीं कहीं कुछ में कुछ जैसी ऐसी चीजें हैं, कुछ विशेष जो कुछ हैं इसमें पोस्ट, उसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए है ना। ये विशेष, इसको अगर हिंदी को देखिए, इसको वरीयता देते हैं, इसको यहां वरीयता देते हैं, प्रमुख यही। और कभी कभी मैंने जैसे कहा कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, इसमें कुछ पोस्ट में इंग्लिश, इसमें टाइपिंग कुछ पोस्ट में, सब में नहीं, कुछ पोस्ट में इसमें ये इसकी जरूरत होती है। ये आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? इसके अतिरिक्त अगर बातचीत करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में समझिएगा, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इसमें मेंस एग्जाम होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। इसमें प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए अगर आप बात करें तो कुल जो टोटल मार्क्स हैं, अगर प्रीलिम्स की बात करेंगे तो 200 मार्क्स का होगा। इसमें फर्स्ट पेपर जो होगा वो जीएस का होगा, जीएस ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट पेपर जीएस का होगा और ये जीएस जो होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। यहां जो नेचर होगा वो क्वेश्चंस का वो ऑब्जेक्टिव होगा। 140 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के, यानी 140 नंबर का ये होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा इसमें अगर आप देखें तो ज्योग्राफी, जितना भी आप जैसे जो पीसीएस में ही पढ़ते हैं तो वही सारी चीजें लगभग जो भी जीएस जनरल स्टडीज के विषय हैं, वो ज्योग्राफी, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ी जो चीजें हैं, पॉलिटी राज्य व्यवस्था से जुड़ा होगा, जनरल साइंस से जुड़ा जो विषय होगा, इसके अलावा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से, इंडियन एग्रीकल्चर को अलग से इसमें एम्फेसिस किया गया है, इंडियन एग्रीकल्चर को अलग से जोड़ दिया गया है, भारतीय कृषि को, कॉमर्स को, है ना, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स यानी वाणिज्य, जिसको अलग अलग से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो भी होगा। करंट अफेयर्स में जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे वो भी होगा, है ना, प्रीलिम्स का सिलेबस। और इसके अलावा यूपी स्पेशल जो होता है वो भी होता है। इसलिए आप देखिए जो भी पीसीएस देते हैं वो आरओ एआरओ मैक्सिमम उसमें है जो जरूर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा इसी में प्रीलिम्स में ही पेपर 2 होता है जनरल हिंदी का, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का, 1 घंटे का समय मिलता है। और ये भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो प्रीलिम्स पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें एक जीएस का पेपर आपने देखा ऑब्जेक्टिव नेचर का, और एक जनरल हिंदी का पेपर जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, एक एक नंबर के होंगे, यानी 200 टोटल प्रीलिम्स के लिए। अब आइए मेंस की बात करते हैं। जब मेंस की बात आप करेंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, टोटल 400 मार्क्स हैं। मुख्य परीक्षा के लिए टोटल 400 मार्क्स हैं। और इसमें जो पेपर फर्स्ट है
वो जीएस का है, ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का है। ध्यान दीजिएगा, मेंस एग्जाम है, जैसे पीसीएस वगैरह में रिटन होगा, लेकिन आरओ में मेंस जो एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, मेंस में जो जीएस होगा, मेंस में जो जीएस होगा वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के, यानी एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का, 2 घंटे का समय होगा, और सिलेबस इसका मोर और लेस प्रीलिम्स की ही तरह होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसके प्रीलिम्स की तुलना में स्टैंडर्ड कई बार हो सकते हैं, ये देखा गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें भी जो आप देखिए आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें भी मेंस एग्जाम में जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का। ये जो है रिटेन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्टिव होता है, रिटेन होता है कन्वेंशनल। यानी जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का जो पेपर होगा टोटल 160 मार्क्स का होगा ये। इसमें 100 मार्क्स का जो होगा ये रिटेन, जिसको आप बोलते हैं लिखित होगा। ये सब्जेक्टिव है, ये लिखित होगा, रिटेन होगा। सब्जेक्टिव कहा गया, इसका मतलब लिखित होगा। कन्वेंशनल हिंदी का पेपर है। इसके अलावा जनरल जो वोकैबुलरी से है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि 60 होगा। यानी हिंदी का जो पेपर है ड्राफ्टिंग और हिंदी, उसमें पत्र लेखन वगैरह जो भी होता है और हिंदी से जुड़ी चीजें कुछ लिखित होती हैं, जिसमें टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, और बाकी जो जनरल हिंदी वोकैबुलरी रिलेटेड होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वो 60 मार्क्स का होता है। क्लियर? इसके अलावा यानी 160 टोटल ये हो गया, उधर 120 आपने जीएस के देखे, और इसके अलावा आप देखेंगे तो हिंदी जो इससे होता है वो भी 120 नंबर का होता है। इसमें 3 आवर्स का समय है और 3 एस्से हैं। टोटल 9 एस्से होंगे। 9 में से कितना करना रहेगा? इसमें से 3 लिखना होगा। 3 एस्से लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 एस्से इसमें लिखना है। और इसमें से जो एस्से हैं 9 जो होते हैं, समझिएगा, जैसे पहले पार्ट 3 पार्ट होंगे, तो पहले पार्ट में 3, दूसरे पार्ट में 3, तीसरे पार्ट में 3, टोटल 9 होगा। लेकिन आपको लिखना 3 ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट से आप 3 लिख दें। एक ही पार्ट से आप 3 नहीं लिख सकते, एक पार्ट से केवल 1 लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए भी है। जैसे पहले पार्ट में अगर आप देखिए लिटरेचर से, जो साहित्य से जुड़ा, संस्कृति से जुड़ा, समाज से जुड़ा और राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा कोई निबंध होगा, 3 निबंध होंगे, इससे 1 आपको लिखना होगा। दूसरा जो होगा यहां भी 3 निबंध होंगे, वो साइंस टेक से जुड़ा, इन्वायरमेंट से जुड़ा, इकोनॉमी से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई हो सकता है, उस पर 1 लिखना होगा। और तीसरा जो है कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो गया, कोई स्कीम हो गया, है ना, और कोई आपदा हो गई, जैसे बाढ़, सूखा, तमाम आपदाएं, इन सब से कोई 3 होगा, तीसरे खंड से भी, लेकिन 1 लिखना होगा। तो प्रत्येक खंड में ये विषय दिए गए हैं, इन विषयों से 3-3 निबंध आएगा और तीनों में से कोई 1 चुनना होगा। यानी टोटल 9 निबंध में से 3 आपको लिखना होगा, अलग अलग खंड से 1-1 करके होगा। टोटल 120 मार्क्स का होगा, आपको ये देखना है। तो 120 मार्क्स ये आपने देखा, हिंदी 160 और उधर आपने जीएस देखा 120। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 400 मार्क्स का टोटल हो गया। सिलेबस भी आपने देख लिया, ठीक है। तो इसको आप देखिए, ध्यान से समझिए। इसके बाद अगर हम बातचीत करें आगे, तो पोस्ट की बात करें तो पोस्ट इसमें देखिए रिव्यू ऑफिसर का जो पोस्ट होता है सचिवालय में, बड़ा, अब देखिए वैसे गस्टेज पोस्ट माने जाते हैं ये सब। तो रिव्यू ऑफिसर का पोस्ट है सचिवालय में, जो लखनऊ आपका सचिवालय है वहां बैठते हैं वो। उसके अलावा जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, एआरओ जिसको आप कहते हैं, उसमें उच्च न्यायालय में आप देखिए, जैसे हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो हाईकोर्ट्स में कुछ पोस्ट होती हैं। और उसके अलावा जो लोक सेवा आयोग है आपका उत्तर प्रदेश, जो आपका इलाहाबाद प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग है, वहां भी आप देखिए बहुत सारे लोग एआरओ के जरिए वहां भी जाते हैं। यानी एआरओ जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है वो आपको हाईकोर्ट में भी दिखेंगे, और प्लस आपको यहाँ प्रयागराज जो आपका कमीशन है, आयोग है, लोक सेवा आयोग, वहां भी आपको दिखेंगे। इसको सैलरी की बात करें तो आरओ का जो बेसिक पे है, ये बेसिक पे मैं बता रहा हूं, बेसिक पे जो मैं बता रहा हूं, बाकी आप जानते हैं समय के साथ उसमें वृद्धि होती जाती है। बेसिक पे जो आरओ का है वो 4800 का माना जाता है। हालांकि इनका टीएडीए काफी है, इनका जो ना भत्ता वगैरह इनको मिलता है वो काफी अधिक मिलता है, काफी बढ़िया भत्ता मिलता है ना मोटी कमाई उससे होती, तो ये भत्ता इनको बढ़िया मिलता है। बाकी जो एआरओ हैं ये 4200 से लेकर 4600 के बीच में, वैसे नॉर्मली आप देखिए 4600 पे ग्रेड है इनका बेसिक जो एआरओ का है। तो इसको आपको देखना है, ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया कुछ पोस्ट और सैलरी के बारे में बातचीत हमने की। फॉर्म देखिए कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है, ये निरंतरता नहीं है। फॉर्म में क्या है? कोई निरंतरता
ध्यान दीजिएगा, निरंतरता। निरंतरता कोई नहीं होती, ठीक। जैसे आप पीसीएस वगैरह का पोस्ट देखते हैं या यूपीएससी देखते हैं, हर साल एक कैलेंडर होता है निश्चित तौर पर, तो यहां आवश्यकता के अनुरूप जब आवश्यकता होती है तब समय समय पर भरा जाता है। जैसे अभी आप पीछे जो भर्ती आई थी, अभी देखिए जब वो फाइनल हो जाएगी, पीछे जो भर्ती आप देख रहे हैं ना, पीछे भर्ती जो है वो जब फाइनल हो जाएगी तो अभी आने वाले समय में देखिए बहुत क्या है, उम्मीद क्या है, आशा बहुत है, ऐसी आशा है, ऐसी आशा है, उम्मीद है, आशा है क्या 2026 में, 2026 में, ठीक है, वैकेंसी इसमें होगी, इसमें 2026 में उम्मीद है, आशा है कि 2026 में एक बड़ी वैकेंसी इसमें आ सकती है। और अगर आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत होगी। एक बात समझिएगा, जैसे हम लोगों का मूल ये था, शुरू में ही हम लोगों ने देखा कि कैसे कम समय में इसको निकाल सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने अभी जो पीछे देखा पूरा विश्लेषण, तो उसमें आपको यह समझ में आ गया होगा कि जीएस तो जैसे आप पढ़ते हैं वो जीएस आपको पढ़ना होगा। अच्छी बात यह है प्रीलिम्स के साथ साथ यहां आरओ में मेंस में भी जीएस ऑब्जेक्टिव है, तो आप जीएस की तैयारी आप जैसे पीसीएस में कर रहे हैं उसको बढ़िया से करते जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा आप अगर पीसीएस में अदर स्टेट की पीसीएस के भी प्रश्नों को देखते हैं तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा बहुत जरूरी है, कई बार लोग इसको बहुत सरल एग्जाम मानते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन आपने इसमें अभी देखा है पीछे, आपको यहां आपने पीछे अभी देखा होगा इसमें कि जब हम लोग मेंस की सिलेबस की बात करते हैं तो मेंस में आपने देखा कि जीएस भले ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहां जो जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग वाला पेपर है इसमें कन्वेंशनल जो हिंदी वाला सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का, ये लेखन का है, तो पत्र लेखन का अभ्यास, हिंदी के कुछ चीजों का अभ्यास जो इससे सिलेबस से जुड़े हैं उसका अभ्यास पर्याप्त करना है। और इसमें निबंध की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है, जो ये इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो एस्से का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एस्से का क्या है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट आप कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे शुरुआत से ही अगर आपको निबंध लेखन में अच्छी प्रैक्टिस है, और जैसे मैंने कहा इसमें फायदा यही है कि आपको पता है कि चलिए इतने क्षेत्र हैं जिसमें से एक लिखना है, तो मान लीजिए अगर आप पॉलिटिकल या सोशल किसी में एक पक्ष आपका बड़ा बढ़िया है, वहां से ज्यादा से ज्यादा निबंध तैयार कर सकते हैं। यहां दूसरा जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर से एक अच्छा पकड़ लीजिए, तीसरा जैसे कोई आपदा से बढ़िया अगर आपकी अच्छी उस पर पकड़ हो तो वहां से लिख लीजिए आप। तो अलग अलग क्षेत्रों से 3 आप बढ़िया तैयारी कर लीजिए कि उस क्षेत्र से कोई प्रश्न छूटे ना। यानी इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में निकालना है तो रेगुलर प्रैक्टिस इसकी आपको करनी होगी, तब आपका बेहतर हो पाएगा। यानी इसको केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं मानना है, इसमें मेंस में लेखन की जरूरत पड़ती है। और विशेषकर मैंने कहा निबंध वाला जो है वो लेखन एक बड़ा अंतर पैदा कर देता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। तो अगर निबंध अच्छा लेखन शैली आपकी विकसित है तो बहुत लाभ इसका हो पाएगा आपको। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो तैयारी करते रहिएगा, जुड़ जाइए एकदम अभी से, क्योंकि 2026 में वैकेंसी की खूब संभावना है। पीछे जो है उसका आप देखिए एग्जाम हो चुका है तो वो फाइनल होगा, बाकी जल्दी से जल्दी जुड़िए और खूब संभावनाएं हैं। 26 में आने वाला है, आगे आने वाले समय में चुनाव वगैरह भी है, तो अच्छी तैयारी करिए। निबंध लेखन की रेगुलर प्रैक्टिस करिए, पत्र लेखन की जो का अभ्यास है वो अच्छे से शुरू से बढ़िया से करिए, और बाकी जैसे जीएस की तैयारी आप करते हैं ऑब्जेक्टिव उसको बढ़िया से करते रहिएगा। स्पेसिफिक जो चीजें कुछ एग्रीकल्चर वगैरह में ज्यादा से ज्यादा आती हैं उसको भी बढ़िया तैयारी उस पर करिए, तो शायद आप पहली बार में इसको निकाल पाएं। तो चलिए, आशा है कि ये पूरी जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।